गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, कुछ चीजों की बात हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में की थी। जैसे कि चापेकर बंधु वाला एक पॉइंट आपका, जैक्सन हत्याकांड है ना, किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास, बर्रा डकैती, अलीपुर षड्यंत्र मामला, ठीक है, और एक एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, जिसमें 1924 में स्थापना हुई और 4 लोग इसमें मेन शामिल थे, जिसमें से मेन नाम सचिंद्र सान्याल है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और जोगेश चंद्र चटर्जी, ये लोग, इन लोगों ने मिलकर के पार्टी बनी। और आगे आपने देखा कि काकोरी कांड हुआ था 1925 में, जिसमें से 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। आज चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे, लेकिन अल्फ्रेड पार्क में उनके अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई और वो मारे गए थे वहां पर। ठीक है, जो पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम बताए जाते हैं वो अशफाक उल्ला खां बताए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि वही जो पार्टी है एचआरए, ये जो पार्टी थी एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब ये एचएसआरए कहला रही है। कुछ समय के बाद इसमें थोड़ा सा अपडेशन हुआ और इसको अब एचएसआरए कहा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आप देख रहे हैं कि इसकी जब स्थापना हुई थी एचआरए की, जब ये लोग थे, तो ये 1924 में, ठीक है, कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी, जिसमें ये लोग शामिल थे। अब इसी का जो एक्स्ट्रा हम लोग देख रहे हैं कि वो जो पॉइंट है, एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हो रही है। मतलब उसी पार्टी को, अब क्योंकि कई सारे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हैं और कुछ साथी जो थे उनको फांसी हो गई है, तो अब एक प्रकार से थोड़ा सा उस पार्टी में कमी हो गई, तो उसी को दूसरे नाम से किया जा रहा है, जिसमें एचएसआरए बोला गया। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और इसको स्थापना का श्रेय 1928 में जाता है और मेन जो इसमें है वो चंद्रशेखर आजाद हैं, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, या संस्थापक समझ सकते हो। तो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, देखिए अगर केवल एचआरए की बात करें तो कानपुर में है 1924, ठीक है, लेकिन जब हम एचएसआरए की बात करते हैं तो ये दिल्ली में, और 1928 4 साल बाद। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, दोनों अलग अलग जगह पर हुए हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या था? समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। तो एक प्रकार से ये चीजें हैं कि ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज जाएं और अपना शासन हो। अब एक सबसे बड़ी बात यह है, इनके समय में एक चीज हुई थी, साइमन कमीशन का विरोध। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध क्या हुआ था? साइमन कमीशन क्या था? तो देखो, साइमन कमीशन का मतलब था 3 फरवरी 1928, तो 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कमीशन था क्या? साइमन कमीशन
सभी 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जो साइमन कमीशन बोला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पर एक डिमांड की गई थी कि जो संविधान वगैरह है उसको किस तरह से बनाया जाए भारतीयों के लिए, है ना, तो उसके सुधारों के लिए। और आपको अगर याद हो तो इससे पहले जेम्स फोर्ड, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड वाला जो एक प्रस्ताव था वो आया था, मार्लेमेंटो सुधार हुआ था। ये कुछ चीजें ऐसी थी जिनके समीक्षा के लिए भी था। तो मेन चीजें अगर हम देखते हैं तो ये संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए इस कमीशन को बनाया गया था, साइमन कमीशन, इसका नाम था साइमन कमीशन। क्यों ऐसा था? क्योंकि जो इसका मेन अध्यक्ष था वो नाम ही उसका साइमन था, मतलब पूरा नाम उसका अंग्रेज का था, लास्ट में वो साइमन लगाता था। तो क्योंकि वो अध्यक्ष ही था तो उसी के नाम पर ये साइमन कमीशन बना था। ठीक है, और ये 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। तो सबसे बड़ी बात थी कि इस कमीशन में सभी ब्रिटिश थे, सभी अंग्रेज थे सातों। अब मुद्दा क्या था कि एक तो आप संविधान जो बनाने की बात कर रहे हैं, सुधार बनाने की बात कर रहे हैं, वो भारत के लिए कर रहे हैं, और ऊपर से आप जो कमीशन या ये भेज रहे हैं वो सब अंग्रेज हैं उसमें, तो ये तो नाइंसाफी हो गई। मुद्दा यही गड़बड़ था। तो विरोध करने का मतलब सिंपल ये था कि ये जो साइमन कमीशन भारत भेजा जा रहा है, तो जब हमारे यहाँ का कोई आदमी है ही नहीं उसमें, सब अंग्रेजी हैं, तो हमारे लिए क्या संविधान बनाएंगे? मुद्दा ये था। क्योंकि जो सातों हैं ये सातों ब्रिटिश है, इसमें भारतीय कोई भी नहीं था। तो जैसे ही खबर पहुंची भारत की एक साइमन कमीशन आ रहा है और जो हम लोग के लिए देखेगा कि क्या संविधान वगैरह में सुधार करना है, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो यहाँ लोग भड़क गए कि भैया किसी भारतीय को तो रख लेते उसमें ग्रुप में। इस वजह से विरोध किया गया था। तो ये साइमन कमीशन का विरोध शुरू हो गया। ठीक है, कब ये साइमन कमीशन पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचा था। जब ये भारत पहुंचा तो साइमन गो बैक किनारे लगने लगे थे हर जगह। ठीक है, आपने ये चीज सुनी होंगी, तो ये बहुत चला था उस समय, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, इस तरह से चीजें होती है। तो यहाँ पे काफी विद्रोह हुआ, उनका विरोध हुआ। उस समय लाहौर में जो लाला लाजपत राय हैं, तो लाला लाजपत राय और कई लोग थे जिन्होंने इनका काफी विरोध किया साइमन कमीशन का, कि आप हमारे लिए क्या सुधार करेंगे। देखो डेट ध्यान रखना कि भारत कब पहुंचा है, तो 3 फरवरी 1928, वो जरूर याद रखना। ठीक है, तो लाला लाजपत राय वगैरह ने काफी इनका विरोध किया। उस समय एक अधिकारी था वहां पर, अंग्रेज अधिकारी था, वो पुलिस अधीक्षक कह लो, स्कॉट नाम का एक अधिकारी था, स्कॉट, पुलिस अधीक्षक। ठीक है, पुलिस अधीक्षक था, तो इसने मतलब लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया था स्कॉट ने। तो ये जो था सैंडर्स जो है, सैंडर्स ये उप पुलिस अधीक्षक था, मतलब उसके नीचे था। तो मेन जो अधिकारी था वो स्कॉट था। तो स्कॉट ने मतलब लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था, और फिर सैंडर्स वगैरह जो थे और जो पुलिस वगैरह थे, इन लोगों ने मतलब लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। ठीक है, काफी देर तक जब ये लोग नहीं हटे तो स्कॉट ने खुद मतलब लाठी लेकर के और लाला लाजपत राय जी पर प्रहार किया था। स्कॉट ने, एक्चुअल में स्कॉट ने किया था। ठीक है, क्योंकि सैंडर्स तो सब पे कर रहा था, लेकिन जब देखा कि ये लोग नहीं हट रहे हैं तो स्कॉट जो था पुलिस अधीक्षक, उसने मतलब लाला लाजपत राय को मतलब वही लाठी से पीटा वगैरह, जिसमें वो घायल हो गए थे। और घायल होने के बाद आप जानते हैं कि इसी के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअल में अगर हम डेट देखें, 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1928,
देखो, कमीशन जो था वो पहुंचा आपका 3 फरवरी 1928 को भारत, और ये जो 30 अक्टूबर 1928 है, ये वो डेट है जब ये विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ये विरोध ज्यादा हो रहा था। तो ये वही डेट है, उसी समय ये मतलब लाठीचार्ज वगैरह किया गया था। कुछ समय के बाद ये काफी जैसे घायल हो गए, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इनकी जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु हुई 17 नवंबर 1928। 17 नवंबर 1928 को इनको मृत्यु हो गई। देखो, अक्टूबर में लाठीचार्ज वगैरह हुआ है, और अक्टूबर में लाठीचार्ज होने के बाद कुछ समय तक रहे क्योंकि घायल ज्यादा हो गए थे, और इसकी वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लाला लाजपत राय जी ने एक बात बोली थी मरने से पहले, जब वो मतलब थे, जब लाठी चला रहे थे और वो मतलब स्कॉट जो था वो लाठी प्रहार कर रहा था, तो लाला लाजपत राय ने एक सेंटेंस बोला था कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। मतलब ये एक सेंटेंस है, ये आप लोग शायद सुने हो, कि लाला लाजपत राय ने बोला था कि जैसे जैसे लाठी उनके ऊपर पड़ रही थी, तो वो कह रहे थे कि आज तुम जितने लाठी हमारे ऊपर बरसा रहे हो, यही तुम्हारे ताबूत की कील बनेंगी आगे चलकर। ठीक है, और यही चीजें हुई। तो ये सेंटेंस ध्यान रखिएगा कि आज मेरे ऊपर जितनी भी लाठी आप बरसा रहे हैं, वो आगे चलकर तुम्हारे ताबूत की एक एक कील बनेगी। तो ये इस तरह का एक पॉइंट था जो इन्होंने कहा था। ठीक है, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी। तो किसने बोला ये पॉइंट? ये पॉइंट लाला लाजपत राय ने बोला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि स्कॉट जब मार रहा है, उनके ऊपर लाठी जब पड़ रही है, तो उन्होंने सीधा सीधा ये पॉइंट बोला था उससे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को सब लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे ये लोग बहुत नाराज हो गए थे जब हुआ। तो जो भगत सिंह लोग थे, क्रांतिकारी लोग, ये लोग बहुत गुस्से में आ गए थे। इन्होंने कहा कि हमें बदला लेना है, और प्लान बनाया गया जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग शामिल थे। और इन लोगों ने मिल करके मतलब एक प्लान बनाया कि अब हम इनको क्या करेंगे, इनको दंड देंगे। क्योंकि लाला लाजपत राय बहुत बड़े नेता माने जा रहे थे उस समय, और बहुत लोग मानते थे उनको। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और कुछ लोग थे, इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग हत्या करेंगे अब अधिकारी की। तो एक्चुअल में ये लोग स्कॉट को मारना चाहते थे, जिसने मतलब लाठी किया था। बट क्या हुआ था कि इनको समझ में नहीं आया। ये जब भगत सिंह लोग गए थे, तो जो सामने आया वो सैंडर्स था। तो इन्होंने सैंडर्स को ही स्कॉट समझ लिया कि ये स्कॉट ही है, और सैंडर्स को मार दिया। तो एक्चुअल में इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग प्लान सबका था, और सैंडर्स की हत्या कर दी गई। मारना ये स्कॉट को चाहते थे, जिसने मतलब लाठी चलाई थी। बट क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि यही स्कॉट है, तो सैंडर्स की हत्या हो गई। इन्हीं सब चीजों को लाहौर षड्यंत्र के रूप में भी देखा जाता है। जब एक शब्द आता है लाहौर षड्यंत्र या लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, तो इस तरह से ये चीजें आती हैं कि इन लोगों ने मिल करके लाहौर षड्यंत्र करके अधिकारी की हत्या की थी। इसी के कुछ समय बाद क्या हुआ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दो लोग, ये बहुत कॉमन टर्म है, ये आप लोग जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, अगर कहीं कुछ देखा है न्यूज तो आपको पता होगा। इन लोगों ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था कि 8 अप्रैल 1929 में एक केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। इतना तो सबको आइडिया होगा अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। मतलब क्या हुआ था कि ये लोग दो बिल पास करने वाले थे अंग्रेज। वो बिल में मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कि जो क्रांतिकारी वगैरह है उनके कार्यों पर, गतिविधियों पर रोक लग जाती। मतलब बहुत सारी चीजों को अवैध घोषित करने वाले थे वो लोग, और इस तरह की कुछ चीजें होने वाली थी, वो जो बिल पास करने वाले थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए
मतलब एक तो ये भी था, एक औद्योगिक विकास के टाइप से कुछ था, तो उससे चीजें गड़बड़ हो रही थी। तो प्लान बनाया गया कि हम लोग थोड़ा सा मारेंगे, किसी को नहीं, इस प्लान में मारने का कोई औचित्य नहीं था कि बम फेंकना, नहीं तो किसी के ऊपर नहीं फेंक देते। उन्होंने खाली स्थान देखकर फेंका था, उनको बस ये बताना था कि भैया हम विरोध कर रहे हैं, मतलब आप जो बनाने जा रहे हैं बिल वगैरह समथिंग, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने 8 अप्रैल 1929, देखो साइमन कमीशन के द्वारा जब सैंडर्स की हत्या हुई है 1928 में हुई है, दिसंबर लगभग, और उसी के कुछ महीने बाद ही, 4 महीने बाद ही ये कांड हो गया था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था। ये एक, और ये लोग भागे नहीं, ये लोग पकड़े गए, वहां से वो गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, ये जानबूझ के गिरफ्तार हुए कि मतलब लोग जाने इन चीजों के बारे में। इनके अलावा 18 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चला, मतलब इनको लेकर के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे, टोटल मिलाकर 18 लोग के ऊपर यह मुकदमा चला। लेकिन मुकदमा किस पर चलाया गया? बम कांड पर नहीं चलाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या दोषी करार दोगे, क्योंकि उसमें कोई हताहत ही नहीं था। तो ये लोग षड्यंत्र, मतलब कौन से मुकदमे पे चला रहे हैं? ये लोग लाहौर वाले पे चला रहे हैं, मतलब वो जो लाहौर का जो हत्याकांड हुआ है सैंडर्स वाला जो। तो अब ये जो केंद्रीय असेंबली में बम था, अरेस्ट तो हुए लेकिन कोई ये बहुत बड़ा केस था ही नहीं। तो इन लोगों ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने लाहौर षड्यंत्र में कहा कि आप लोग शामिल हैं, ये जो लाहौर कांड हुआ है उसमें आप लोग शामिल हैं, और सबके ऊपर वो केस चलाया गया। ठीक है, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और भी जितने लोग थे, सब लोग पकड़े गए। 18 बताया ना, 18 के ऊपर करीब थे सब लोग। अब इसमें से 3 लोगों को फांसी की सजा हो गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मूवी वगैरह भी बनी है, तीनों नाम, तीनों लोग एक साथ फांसी पे जब चढ़ाए गए थे। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, देखो तीनों नाम वो हैं जो सैंडर्स की हत्या में शामिल हैं। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र जब ये केस चला इस पर, तो सीधी सी बात ये थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा होगी। ठीक है, कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ये डेट ध्यान रखिएगा, इसीलिए जब भगत सिंह के बारे में कुछ आता है तो ये 23 मार्च इंपॉर्टेंट डेट होती है। तो 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और जन्म देखो अगर, इनका जो जन्म है भगत सिंह का 1907। ठीक है, तो लगभग कितनी उम्र के रहे होंगे? 1907 सितंबर में हुआ है और 1931 के आसपास हुआ है। तो हमें लगता है जहां तक 10, 20, 24 साल के आसपास, मतलब लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेट। तो ये, तो आपको ये ध्यान देना है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। HSRA आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और साइमन कमीशन कब आया था, ये डेट याद कर लो आज ही। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ठीक है, और इसका विरोध किया गया था। क्यों विरोध किया गया था? क्योंकि इस कमीशन में जो सभी लोग थे वो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, 7 सांसद। जबकि ये संविधान के बारे में बातचीत होनी थी, तो सुधार वगैरह कुछ करने थे यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भारतीय को शामिल होना चाहिए था, जो इन लोगों ने नहीं किया। ठीक है, तो 30 अक्टूबर 1928, फरवरी को पहुंचा है, अक्टूबर 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन गो बैक के नारे और बहुत सारा मतलब उनका विरोध हुआ, जिसमें स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था, और उनकी लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हुए और उनकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से सैंडर्स की हत्या की गई, जिसमें सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने प्लान बनाया था। और इसमें से ये, फिर अगला केस जब ये यहाँ से बच गए थे लोग, यहाँ पकड़े नहीं गए थे। ठीक है, यहाँ से ये लोग बच गए थे किसी भी तरह से। असल में भगत सिंह, एक दुर्गा भाभी क्रांतिकारी थी, वो भी बहुत बड़ा नाम है दुर्गा भाभी का, तो कभी अब पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ मतलब निकल गए, मतलब एक पति पत्नी का रोल करके, बच्चा लेकर के, और वो लोग निकल गए थे। चंद्रशेखर आजाद एक सन्यासी बन के निकल गए थे, भेष बदल के। इस तरह से कुछ न कुछ करके ये लोग वहां से बच निकले थे। लेकिन ये लोग, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब असेंबली में बम फेंका, तो इस वजह से फिर सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जो जिनको लगता था कि ये लोग हो सकते थे उसमें, तो सबको गिरफ्तार करके लाहौर षड्यंत्र में केस चलाया गया, उसी केस में। क्योंकि पकड़ा तो कोई गया नहीं था, लेकिन ये लोग दो आए, तो अब ये लोग सोचे थे कि भाई इस केस के लिए होगा, लेकिन वो लाहौर केस के लिए हुआ। उसमें इन लोगों ने उसको, मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, 1931 में इन लोग को फांसी हो गई।
भगत सिंह के लिए एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इनकी जो समाधि है, यानी कि जहां पर ये मृत्यु हुई है और जहां पे इनको दफनाया गया या जलाया गया है, तो वो फिरोजपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका भगत सिंह का है। एक और क्वेश्चन जो सबसे पॉपुलर था उस समय, नारा अगर देखा जाए तो आज भी जाना जाता है, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिसको देखो तो इंकलाब जिंदाबाद कहता है। तो ये नारा जो है एक्चुअल में वो किसने दिया था? तो जब इंकलाब जिंदाबाद की बात करते तो लिखा किसने है? वो दूसरे व्यक्ति हैं, ये मौलवी हसरत मोहानी है। तो ये मौलवी हसरत मोहानी जो है, इनके द्वारा ये लिखा गया है। लेकिन इसको पॉपुलर किसने बनाया? ये भगत सिंह। क्योंकि भगत सिंह जब भी कुछ करते थे वो इंकलाब जिंदाबाद ये नारा बोलते थे। तो जिस वजह से हम लोग को लगता था कि ये भगत सिंह द्वारा ही दिया गया है, बट एक्चुअल में लिखा जो गया है वो मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा है। ठीक है, और हसरत मोहानी ने लिखा है, लेकिन यूज भगत सिंह के द्वारा किया गया था। हसरत मोहानी उतना इसको नहीं वो करते थे, लिख दिए थे बस समथिंग, लेकिन भगत सिंह जब भी कोई काम करते थे तो इंकलाब जिंदाबाद, और ये पॉपुलर हो गया नारा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, बटुकेश्वर दत्त को भी काला पानी की सजा हुई थी। आप अगर यहाँ ध्यान दें तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों गिरफ्तार जरूर हुए थे, लेकिन फांसी की सजा भगत सिंह को हुई है, बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई थी, सेलुलर जेल अंडमान, वही जहां सावरकर गए। तो सावरकर जो गए थे, तो अब केवल अकेले नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि सावरकर बहुत पहले गए थे, तो एक प्रकार से स्टार्टिंग में अगर कोई गया था तो सावरकर गए थे, बाद में फिर ये आपको देखने को मिलेंगे बटुकेश्वर दत्त। इनको भी उसी जेल में भेजा गया था, सेलुलर जेल, जो अंडमान में था। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर वो अंडमान में ही, और काला पानी की सजा इनको दी गई थी बटुकेश्वर दत्त को। तो काला पानी की सजा काफी हार्ड सजा है। जब कोई ऐसा क्रांतिकारी जिसको लगता है कि इसको इस तरह की सजा देनी चाहिए, तो काला पानी की सजा उन्हें दे दिया करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि काला पानी में जाके कूदते रहो, डूबते रहो, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, वो अलग उसके प्रोसीजर है। कई लोग यही समझते हैं कि सर काला पानी मतलब वहाँ का पानी काला होता होगा, इस वजह से काला पानी की सजा, है ना। सूर्यसेन, ये एक नाम काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सूर्यसेन का नाम, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि कई लोग इसको याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अब यहाँ बड़े बड़े नाम है भाई, चंद्रशेखर आजाद है, राजगुरु सुखदेव है, तो ये लोग ध्यान नहीं देते। बट सूर्यसेन का नाम भूलिएगा मत, क्योंकि ये बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। ठीक है, बंगाल में, तो बंगाल वाला जो क्षेत्र था उसमें ये सूर्यसेन आपके हैं। इन्होंने एक आर्मी बनाई, अपनी एक अलग संस्था बनाई, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ऊपर है वो अलग है, इन चीजों में कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जो HSRA है, और जो सूर्यसेन ने बनाया था वो था आपका इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, सब में सदस्य होंगे तो इनके में भी सदस्य थे, इसको देख लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है। वैसे ये कल्पना दत्त वाला एक क्वेश्चन बना हुआ है, बट SSC में नहीं बना है, वो स्टेट एग्जाम में उन्होंने पूछा था कल्पना दत्त से रिलेटेड। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है वो उसकी स्थापना आपके ये बंगाल में सूरसेन ने किया था, और इनका साथ जो दिया था सदस्य लोग, इतने नाम है इसमें से, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता, गजेब घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त। समय मिले तो इसको पढ़ लेना, लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं है। हाँ, ये जरूर याद रख लेना कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना है वो किसने की थी, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने की थी। ठीक है, एक ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जब चटगांव शस्त्रागार, शस्त्रागार का मतलब जहां शस्त्र रखे जाते हैं, ठीक है, तो चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया, तो वहां शस्त्रागार में बहुत सारे हथियार थे, तो उस पर इन लोगों ने मिल करके, सूर्यसेन अपने साथियों के साथ मिल करके उस पर आक्रमण किया और जीत लिया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो चटगांव शस्त्रागार हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार जो था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। तो अब उसमें सूर्यसेन है। ठीक है, अब मान लो सूर्यसेन नहीं होंगे, तो इनमें से कोई एक ऐसे कहेगा कि चटगांव शस्त्रागार में कौन कौन शामिल था, तो अब हो सकता है कि सूर्यसेन न दिया हो, तो वही क्वेश्चन था, कल्पना दत्त दिया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग नेतृत्व सूर्यसेन याद करते हैं, बट शामिल तो ये लोग भी है ना, ये तो नेतृत्व है, नेता है, ये लोग सदस्य थे, ये लोग शामिल थे। तो अगर सूर्यसेन नहीं है तो उनमें से कोई एक नाम इसमें से दिया जाता है, तो आपका ये वाला नाम, कल्पना दत्त वाला नाम दिया गया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, सूरसेन और इनके साथियों ने, बट ज्यादा दिन तक ये बाहर नहीं रह पाए। 16 फरवरी 1933 में सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले ही साल उनको फांसी दे दी गई। तो सूरसेन भी एक क्रांतिकारी थे, बड़े क्रांतिकारी, और इनको फिर लास्ट में फांसी। तो अंग्रेजों का बहुत कॉमन सा सेंस था, जिसको पकड़ो और अगर वो आपके खिलाफ है तो उसको फांसी दे दो। ठीक है,
काला पानी और नजरबंद में क्या अंतर है? देखो नजरबंद, अच्छा वो हाउस अरेस्ट, तो काला पानी तो एक प्रकार से आपको जेल में रखा जाता है ना। नजरबंद में जरूरी नहीं है कि आपको जेल में रखा जाए, आप अपने घर में भी नजरबंद किए जा सकते हैं। मतलब आप घर पे ही रहेंगे लेकिन आपको बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी, जैसे पुलिस वुलिस लगी होगी और कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। नजरबंद में काला पानी तो एक सीधा सीधा आपको जेल भेज दिया जाएगा, बहुत हार्ड पनिशमेंट होती है, मतलब एकदम जानवरों की तरह सलूक होगा काला पानी में, मतलब आपको इंसान की तरह समझा ही नहीं जाता, ठीक है। वो अमानवीय तरीके सब अपनाए जाते हैं, जो मतलब जानवरों के साथ अपनाए जाते हैं, वैसा होता है। आपकी खातिरदारी नहीं होती काला पानी की सजा में, ठीक है ना। नजरबंद अलग चीज है, ठीक है। तो नजरबंद में तो सीधा सा आपका होता है घर में, जैसे अभी कश्मीर में नहीं कर दिया गया था, जब वो 370 हटना था तो कई सारे बड़े बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। तो जेल में नहीं डाला गया था, वो अपने अपने मतलब बंगले में ही थे, बट उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, ठीक है ना, वो चीज था। चलिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट बात, तो यहाँ तक हमें लगता है कि चीजें ध्यान हो गई होंगी सबको, अब इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। HSRA क्लियर हो गया आपको, एक IRA, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इस वजह से आपको बता दे रहे हैं केवल। किसने ये किया था? तो अरविंद घोष। देखो अरविंद घोष भी एक बड़ा नाम है, आप जब तक पढ़ रहे हो देखो बार बार अरविंद घोष का नाम आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना, बायोग्राफी टाइप का, उनका जीवन वृत्त, मतलब कि अरविंद घोष कौन है, मतलब थोड़ा सा जानकारी रहेगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ पे इनकी बायोग्राफी तो नहीं देख रहे, लेकिन आप एक बार अपनी तरफ से अरविंद घोष के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि जन्म वन कहाँ हुआ इनका, और कैसे इन्होंने मतलब क्रांतिकारी बने, या किस तरह से इन्होंने शुरुआत की चीजों की, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ सर्दी हो गई, कल भीग गए ना, लेक्चर लेने जा रहे थे, बारिश हो गई, पूरा भीग गए, फिर भी लेक्चर लिए, आज सर्दी हो गई, ठीक है। भागेश सिंह, तो ये चीज क्लियर हो गई, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत। तो अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक में वंदे मातरम, एक पुस्तक लिखी इन्होंने वंदे मातरम के नाम से, उसमें इन्होंने उसका डिस्कशन किया था अरविंद घोष ने, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, अरविंद घोष के बारे में थोड़ा पढ़ जरूर लेना, हम बार बार कह रहे हैं आपसे, क्योंकि ये काफी चीजें हैं इनके लिए। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के लिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, किसकी स्थापना की थी, ये डायरेक्ट ऑप्शन में मिलता है आपको, इग्नोर मत करना। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आप देखें तो 1939 के आसपास ये कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे, एक बार 38 में और एक बार 39 में, ठीक है। और 39 वाले में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना, उसके बाद ही इस्तीफे के बाद फिर कोई दूसरा बना था। गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती, बता दें। गांधी जी अहिंसा पे विश्वास करते थे ना, असल में जो क्रांतिकारियों का वो था उसको ये सही नहीं मानते थे, ये जो हिंसा करते थे, तो वो सोचते थे कि अगर आज हम इनको बचा लेंगे तो फिर आगे चल करके ये लोग इसी रास्ते को अपनाएंगे, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के गांधी जी का सीधा सा मतलब था कि सत्य और अहिंसा पे चलो, किसी हिंसात्मक कार्रवाई को उचित नहीं मानते थे। तो उनका मोटो ये था कि इससे प्रोत्साहन मिल जाएगा, मतलब इस तरह की कुछ चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, और ऐसा कहा जाता है। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानते हैं, तो इस वजह से उन्होंने कुछ चीजों को फॉलो नहीं करा था, ठीक है। हाँ चाहते तो जरूर करा लेते, ऐसा नहीं है, गांधी जी बहुत बड़ी शख्सियत थे उस समय। भाई इनका सबसे बड़ा हथियार था उपवास, ये इनका अस्त्र था, उपवास। हड़ताल को ये उतना ज्यादा थोड़ा मानते थे लोग, ये उपवास को मानते थे, इनका सबसे एकदम ब्रह्मास्त्र ये। अभी हम बताएंगे गांधी जी को, थोड़ा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम अगले वाले लेक्चर में। तो इनका सबसे बड़ा अस्त्र ये उपवास था, जिसको ये रामबाण कह लो, ब्रह्मास्त्र कह लो, उसको मानते थे। तो अगर किसी को कुछ मनवाना होता था तो सीधे उपवास पे बैठ जाते थे, मतलब हड़ताल हड़ताल नहीं, उपवास, सीधे सब सरेंडर हो जाते थे, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा हथियार था, ये बोला भी है इन्होंने, गांधी जी ने, कि उपवास वाला जो था। तो एक बार उपवास में बैठते, भगत सिंह को छोड़ना पड़ जाता, नहीं बैठे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम नहीं बैठे। तो ये सब कुछ चीजें हैं। चलिए जब गांधी जी की बात करेंगे तब बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर आपका गांधी जी वाला ही है, ठीक है।
तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 3 मई 1939 को। ठीक है, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब सीट आप करोगे ना ये सब आपको वहां मिलेंगे। तो भगत सिंह ने क्या कहा था? अच्छा, ये क्वेश्चन ये वाला बनता है, पंजाब नौजवान भारत सभा। आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा कि इन्होंने भी एक चीज बनाई थी जिसका नाम था भगत सिंह, इन्होंने बनाया था पंजाब नौजवान भारत सभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। 1926 में नौजवान, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी। ठीक है, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, वैसे ही इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। कुछ चीजें बताई थी इन्होंने, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, मतलब आलोचना भी करिए और अपना स्वतंत्र चिंतन भी रखिए, दोनों चीजें, किसी के बहकावे में मत आइए, मतलब कहने का मीनिंग ये था। ठीक है, आपके पास खुद का दिमाग है, खुद भी आप सोच सकते हैं चीजों के बारे में। चिंतन का मतलब चिंता नहीं है, यहाँ पे चिंतन का मतलब किसी के बारे में सही तरीके से सोचना है, विचार करना है। ठीक है, तो आलोचना, ये आलोचना भी आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन सही तरीके का। आलोचना का मतलब होता है कि हर चीज को सही नहीं मानी जाती, मतलब उसका एक तार्किक विश्लेषण किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर फॉलो किया जाता है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। इसमें आपके अंदर कोई अहंकार नहीं आना चाहिए आलोचना करते समय, या कोई घमंड की बात नहीं होनी चाहिए, एक सही तरीके से उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। पंजाब नौजवान भारत सभा ये याद करना ही करना है। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? क्योंकि महिला थी, इस वजह से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये बीना दास, ये पंजाब वाले एरिया की बात हो रही है, वहां पे दीक्षांत समारोह चल रहा था और उसमें मतलब इनको उपाधि दी जानी थी, यानी कि जो इनका डिग्री था वो दिया जाना था। बट जो कुलाधिपति बैठा हुआ था, रीजन था, उससे नाराज वाराज चल रहे थे सब लोग, अंग्रेजों से हर कोई नाराज था देखो, और जो क्रांतिकारी थे तो वो तो खास तौर से नाराज थे। तो 1932 की बात चल रही थी, और बीना दास, तो आपको ये नाम याद रखना, किसने अंग्रेज गवर्नर या कुलाधिपति को गोली मार दी थी जब उसको डिग्री दी जा रही थी? तो बीना दास। देखो दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दुर्गा भाभी, अगर लेडी में देखें तो दुर्गा भाभी ये उनके साथ के हैं, चंद्रशेखर आजाद वगैरह जो ग्रुप में थे, तो उधर की है दुर्गा भाभी। ठीक है, और बीना दास जो है ये आपकी महिला क्रांतिकारी, तो इनका ज्यादा किया जाता है क्योंकि दुर्गा भाभी बहुत अच्छा रोल की थी, तो ये उनके चंद्रशेखर आजाद या उनमें बहुत सपोर्ट करती थी। ठीक है चीजें, तो महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय गोली चलाई थी, बीना दास, याद रखिएगा इस चीज को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जतिन दास, बहुत लंबा इन्होंने भूख हड़ताल किया था जेल में, लगभग लगभग जहां तक लगता है कि करीब करीब 63 दिन के आसपास तक, या 60 के ऊपर ही था, और बहुत लंबा इन्होंने भूख हड़ताल किया था जतिन दास ने। तो जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, कि कौन ऐसा था जिसने जेल में भूख हड़ताल कर दी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी? तो 13 सितंबर 1929 ये भूख हड़ताल इन्होंने किया था। लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए, ये उन्हीं के साथ बंदी बनाए गए थे, वो जब वो केस चल रहा था सैंडर्स वाला, तो जैसे 18 क्रांतिकारी नहीं पकड़े गए थे जब वो असेंबली में बम फेंका था, तो उसी दौरान जो केस चल रहा था उसी में ये लोग पकड़े गए थे। तो उन लोगों को तो डायरेक्ट फांसी दे दी गई थी, तीनों लोग को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह और बटकेश्वर दत्त वगैरह, इनको, इन लोगों को तो खैर वो दे दिया गया था काला पानी की सजा, और कई लोग जेल में थे, बहुत सारी चीजें थी जिनसे इनको दिक्कत होती थी ना, उनको ये मतलब तुरंत फांसी दे देते थे। जतिन दास भूख हड़ताल पे बैठे थे और इस भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 13 सितंबर 1929 को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नाम भूलना मत, क्योंकि कुछ ही चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हड़ताल हर कोई करता है लेकिन उसमें मर नहीं जाता था, लेकिन जतिन दास का बहुत लंबा हड़ताल था और मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन आपको, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में, और ये गदर पार्टी इन्होंने बाहर बनाई थी, मतलब भारत में नहीं, इन्होंने विदेश में बनाई थी गदर पार्टी। तो गदर पार्टी जो है ये एक्चुअल में भारत से बाहर की है, तो इन्होंने भारत से बाहर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, लाला हरदयाल, उन वर्ष 1913 की बात ये चल रही है। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन है? खुदीराम बोस, ये आपको हमने पहले ही बताया था, इनकी उम्र लगभग 18-19 साल के आसपास की रही थी। खुदीराम बोस, बिहार वाला एरिया आपको पता होगा, हमने बताया भी था। तो बिहार वाला एरिया मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर जगह है
वहां के आपके, तो इनको फांसी दे दी गई थी, खुदीराम बोस को। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपकी ये क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड था अभी। अब इसके बाद जो आपकी मेन चीजें आएंगी उसमें अब गांधी जी ने जो चीजें शुरू किया, अब उनके बारे में, क्योंकि गांधी जी का अलग से पढ़ना होता है। अब गांधी जी ने बहुत सारी चीजें की है, तो गांधी जी ने जो भी इसमें सहयोग किया है आंदोलन में, जैसे बहुत सारे आंदोलन थे ना, खेड़ा आंदोलन था और अहमदाबाद आंदोलन था, ऐसे कुछ आंदोलन थे। तो गांधी जी का एक अलग टॉपिक ही है पूरा, वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी नेक्स्ट हम लोग वही देखेंगे। तो क्रांतिकारी वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स है, बीच बीच में सब आता रहेगा। बीच में एक टॉपिक और आएगा आपका, जिसमें भारत से बाहर की जो गतिविधियां हैं, जैसे ये गदर पार्टी वगैरह, यह भी एक टॉपिक है पूरा, कि ये जो बाहर भारत से ये तो सारी भारत में बनी है, जैसे HSRA बना है, HRA बना है, IRA बना है। भारत से बाहर कौन सी पार्टियां बनी है जिन्होंने हेल्प की है स्वतंत्रता संग्राम में, तो उनके लिए एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, वो अलग से हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए कुछ चीजें हम आपका देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आधुनिक भारत में, कि क्या आप लोग थोड़ा सा वो क्वेश्चन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। 1 मिनट बस देखते हैं, इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। 1857 की क्रांति थोड़ो पढ़ा रहे हैं, कौन है ये हर्षवर्धन? अरे बेवकूफ हो क्या बेटा, क्रांतिकारी आंदोलन 1857 का थोड़ा पढ़ रहे हो तुम, स्वतंत्रता का पढ़ रहे हो, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो। क्या करते हो तुम लोग भाई? रिवाइज कर रहे थे यार, तो रिवाइज कर रहे थे तो 1857 की क्रांति भारत में हुई थी ना। हम जो बाहर का बोल रहे हैं कि जो भारत से बाहर क्रांति हुई थी, वो 1857 की क्रांति थोड़ा पढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता से रिलेटेड जो चीज हुई थी, जो आजादी के लिए हुआ था, वो भारत से बाहर हुई थी, कुछ पार्टियां बनी थी। ओके, 1857 की क्रांति नहीं बाहर हुई थी, ठीक है हर्षवर्धन, वो समझ रहा हूँ सर। हाँ, तो वही चीज, वो बाहर नहीं हुआ था, वो यहीं पर था।
हाँ, काकोरी कांड का नाम चेंज हो गया है, अब वो ट्रेन एक्शन हो गया है। सही कह रहे हो। कांड वांड अब नाम नहीं है, योगी जी हैं तो भैया उन्होंने कहा इसको इस नाम से नहीं जानेंगे, तो वो काकोरी ट्रेन एक्शन डे हो गया है। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन तो आपका उसी हिसाब से है ना, काकोरी कांड के हिसाब से हिस्ट्री में जाना जा रहा है। और अगर पूछेगा तो इतना तो बता ही दोगे ना कि काकोरी ट्रेन एक्शन डे कौन सा था। तो अब ये कोई नया नहीं होगा, वही पुराने वाले का ही नाम चेंज कर दिया। देखो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक साथ हैं, ये हम आपको भेज देंगे, बट अभी आंसर इसमें नहीं बनाया है, आंसर जब बन जाएगा तो हम आपको मॉडर्न का ये कलेक्टिव है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कितना आपको पीछे का रिवाइज हुआ है या सब भूल गया, क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। बाकी जैसे इसकी आंसर की हम बना देंगे उसके बाद आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका आंसर सबको आ गया होगा, सूरत में की थी, है ना स्टूडेंट्स, ये तो याद है। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? गोवा पर नहीं, सत्यजीत, 1612 में नहीं, 1608 में। सबसे पहले सूरत में 1608 में किया था, यह अस्थाई बना था, मतलब एक प्रकार से शुरू हुआ था, बना तो जाकर के बहुत बाद में था। मसूलीपट्टनम वाला है जो तुम 1612 लिख रहे हो, वो मसूलीपट्टनम वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? गोवा पर जो अधिकार किया था वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया था, कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने किया था? किसने किया था? क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? आशा, बी, बी आंसर दे रहे हैं, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। नहीं, फ्रांसिस्को नहीं है, ठीक है, फ्रांसिस्को नहीं है, ये सही है। असल में देखे नहीं थे, 1505 में, जो 1505 था उसमें फ्रांसिस्को आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये वो बन के आया था वायसराय। और 1509 के आसपास कौन, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, या 1508 के आसपास ये बन के आ गया था, फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क, ठीक है। और 1510 में ही क्या कर लिया था इसने, गोवा छीन लिया था। गोवा किससे छीन लिया था? जो यूसुफ आदिल शाह था बीजापुर का, तो उसने गोवा छीन लिया था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? ये सबको पता होगा, एवरीवन, रजनी, विनय। फोर्ट विलियम, वेरी गुड, फोर्ट विलियम करेक्ट आंसर एकदम, ठीक है। आगे आंसर बताओ। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? हिमतेश ए, सभी का यार है, रौनक, शिवरतन, सबने, वेरी गुड, याद है तुम लोग को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भारत में पांचवा पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला, ये कौन बताएगा? पांचवे का पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला कौन था? महिमा बी, राहुल ए, कोमल धुरिया बी, डी भी दे रहे हैं इरफान। अल्बुकर्क था स्टूडेंट, वास्तविक नींव रखने वाला अल्बुकर्क था, ठीक है, बी ऑप्शन है। गोविंद, हिमतेश सब आंसर दे रहे हैं, वो अल्बुकर्क था, ठीक है, ध्यान रखना इसको। राज्य अपहरण की नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर बात करेंगे छह, तो सतारा पर डलहौजी ने, है ना। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 57, एवरीवन, अमित, हिमतेश, आशा, वेरी गुड, ठीक है, 57, 1757, कोमल, शिवरतन, ठीक है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? आठवां क्वेश्चन,
प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये है आपका, क्या आंसर दोगे बताओ स्टूडेंट्स? 8 ए, वेरी गुड। ये तो इतना तेजी से आंसर आया है, अदिति, रौनक सबने एक साथ आंसर दे दिया, ज्ञान प्रभा। चलिए, अब ये आपको नहीं पता होगा, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत, 9वें का क्वेश्चन, ये नहीं पता ना? ड्रेन का सिद्धांत आपको शायद नहीं मालूम होगा। 9वें का डी दे रहे हैं आप लोग आंसर। नहीं स्टूडेंट्स, 9वें का बी है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, हम इसको समझा देते हैं कि एक्चुअल में ये क्या था, ड्रेन का सिद्धांत क्या होता है। दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने क्या ये चीज की थी। ड्रेन का मतलब समझते हो? ड्रेन, व्हाट इज ड्रेन? ड्रेन मतलब एक प्रकार से अगर कोई समझे इसको, तो ड्रेन एक प्रकार से निकालना। जैसे नाली जो होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम, तो एक होता है ना, हमने कहा ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक निकासी सिस्टम ना, जैसे कोई पानी वगैरह या वैसा नाली वगैरह बनाना हो तो वो एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो ये यहाँ पर धन से रिलेटेड था। असल में क्या होता था कि जो अंग्रेज हैं वो सब कुछ यहीं का पूरा यूज कर रहे हैं। यहाँ से जो कच्चा माल है वो सब कुछ यहाँ से उठा करके इंग्लैंड भेज देते थे, और वहां से जो बना बनाया माल था वो पूरा ला करके भारत में डंप कर देते थे। क्लियर है? और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, उत्पादन, बहुत सारी चीजें हम लोग खुद उत्पादन कर रहे थे, बट उसमें हम लोग का अधिकार ही नहीं था। उत्पादन हम जरूर कर रहे थे, आपने देखा कि किसान आंदोलन इसी वजह से हो रहे थे, बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हम खुद उगा रहे थे, सब कर रहे थे, बट ये सब इंग्लैंड भेज दिया जा रहा था, और उसमें हम लोग को खुद ही मतलब कुछ अधिकार नहीं था। तो उसका मतलब यही था कि एक प्रकार से हमारा दोहन हो रहा है, और जो हमारी संपदा है या जो वेल्थ है या जो धन है वो पूरा का पूरा हमारे देश से निकाल करके बाहर भेज दिया जा रहा है। तो वही एक टर्म यूज किया गया था, थ्योरी ऑफ ड्रेन। दादा भाई नौरोजी ने इस चीज के लिए बोला है, तभी वो इन लोगों ने ज्यादा फोकस किया था बहिष्कार करने का। हम बाहर से सामान को अंदर आने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर जब तक वो बाहर का सामान यहाँ इंग्लैंड का बन के आता रहेगा, तब तक ये लोग दोहन करते रहेंगे, यहाँ से चीजों को भेजते रहेंगे, और हम लोग गरीब हो जाएंगे। तो इस तरह का सिस्टम था ड्रेन का। ड्रेन, थ्योरी ऑफ ड्रेन मतलब यहाँ से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उत्पादन वाली चीजें हैं जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, हम जरूर उत्पादन कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये सारी चीजें बाहर भेज दी जा रही है, हमारे देश से बाहर निकाल दी जा रही है। ये सिस्टम था, इसको कहा जाता था थ्योरी ऑफ ड्रेन, और ये एक्चुअल में दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अगला इसमें क्या है आपका नेक्स्ट देखा जाए। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? आपको पता है अंग्रेजियों ने शिक्षा का माध्यम, ये जो एक 1935 वाला जो सिस्टम था, 1935, ये 1935 में लॉर्ड मैकाले, ये एक नाम है, लॉर्ड मैकाले, 1935 में इसी ने सीधे बोला था कि अगर भारत को खत्म करना है तो यहाँ की जो संस्कृति है और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको खत्म कर दो। ठीक है, और वहीं से अंग्रेजी शिक्षा जो थी आपके भारत में चलने लगी। मतलब यहाँ के लोग रहेंगे तो भारतीय, शरीर से भारतीय रहेंगे, लेकिन मन से अंग्रेज हो जाएंगे। मतलब ये इसका मोटो था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे भारतीय तो वो यहीं रहेंगे शरीर से, लेकिन दिमाग से वो अंग्रेज रहेंगे। हम इस तरह की शिक्षा देंगे। वही हुआ, आज भी अंग्रेजी का महत्व ज्यादा दिया गया, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती मतलब वो शिक्षित नहीं है ना, और जो जिसको अंग्रेजी आती है तो बहुत पढ़ा लिखा है, बट आता चाहे कुछ ना हो उसको, अंग्रेजी बस बोलता है तो बहुत हाई क्लास माना जाता है। ठीक है, बट बहुत सिंपल सी है, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, ये कोई ज्ञान का पैमाना नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग होंगे फर्राटे से इंग्लिश बोलते होंगे, एक कॉमन सेंस का कुछ जीके का क्वेश्चन पूछ लोगे तो उनको कुछ ना पता होगा, ऐसे बहुत बड़े लोग होंगे, लेकिन क्योंकि इंग्लिश बोलते होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हाई क्लास के हैं, ये इस सोसाइटी के। ठीक है, तो ये वही चीजें जो लॉर्ड मैकाले लोग करना चाहते थे, उन लोगों ने कर ही दिया लगभग। तो ये बात आपकी 1835 की। क्या गवर्नमेंट अंग्रेजी खत्म नहीं कर सकती? अरे अंग्रेजी खत्म हो क्यों नहीं सकती है, लेकिन फिर अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में हो ना आप, तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में बाउंड्रीज बंधी हुई नहीं है ना। आपको अगर व्यापार करना है, डेलीगेशन भेजने हैं, किसी दूसरे देश से बातचीत करनी है, तो उनकी लैंग्वेज में बात तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, अब ये हर बार ये आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना कि भैया हम हिंदी बोलते हैं, हम केवल हिंदी रहेंगे। भाई ऑब्वियस से बात है, कम्युनिकेशन करने के लिए आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी जिस लैंग्वेज में वो समझ सकता हो।
आप बोलते रहोगे वो समझेगा नहीं। आप अभी केरल चले जाओ, मलयालम आपको नहीं आती, तो आप क्या करोगे? आप बस यही दुहाई देते रहोगे, हमें हिंदी आती है, हमें हिंदी आती है, चलो हिंदी बोलो। तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, वो चीजें तो सीखनी पड़ेंगी ना। वाइस राय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो एक हंटर कमीशन बनाया गया था, ये हमने आपको गवर्नर वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बारडोली, खिलाफत, जलियांवाला, चौरी चौरा। शिवरतन सी, रजनी सी, महिमा सी, सब लोग सी। अच्छा, सी ऑप्शन कैसे भाई? हंटर कमीशन ने जो तहकीकात करी थी वो किसके लिए? बारडोली, खिलाफत, जलियांवाला या चौरी चौरा? एक्चुअल में हम आपको बताएं तो इस ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ी है। रीजन, क्योंकि जो हंटर कमीशन एक्चुअल में बनाया गया था वो बनाया गया था शिक्षा के लिए। जो शिक्षा में कुछ प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए। आप ये समय वो वाला समझिए 1880-82 का, ठीक है। उस समय एक वो आया था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, ये एक सिस्टम वुड डिस्पैच आया था ना, जिसके अकॉर्डिंग हमें विश्वविद्यालय वगैरह स्थापना करनी थी, ठीक है ना। तो शिक्षा से सुधारों से रिलेटेड जो चीज था वुड डिस्पैच आया था, तो इसी की समीक्षा के लिए बनाया गया था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, जिसको दूर करके जो विश्वविद्यालय वगैरह स्थापना करने, उसके लिए बनाया गया था हंटर कमीशन। तो यहाँ कुछ तो दिक्कत है, या तो टाइपिंग में या कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो हम इसको चेक कर लेंगे, इसीलिए हमने आपको शेयर नहीं किया था अभी, क्योंकि टाइपिंग में एरर होगी, क्योंकि हमने चेक नहीं किया था ना शीट। तो आपको ध्यान रखना है कि हंटर कमीशन एक्चुअल में वो शिक्षा के लिए था, ठीक है। 12वीं की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12वीं में आपका देखो, अब यहाँ पर कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, आपको हमने ये चीज बताई है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो मैच कर सकते हैं, है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो आप इसको मैच कर सकते हैं। ऑप्शन डी 3 2 4 1, नहीं ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं ना। देखो ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई दयानंद सरस्वती का तो हमें मालूम है ना, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये तो हमें मालूम है डायरेक्ट। तो बी का तो चौथा हो गया तो कंफर्म है ना, तो बी का चौथा हो गया तो कंफर्म है। तो पहला तो होगा ही नहीं, डी भी नहीं होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है। दूसरा एक और चीज कंफर्म है आपको, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया था। तो सर सैयद अहमद खान ने अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया था तो डी का 3 होगा। तो बचे तो यही दोनों ना, क्योंकि लास्ट में इसके भी 3 है, इसके भी 3 है। अब आपको ये पता करना पड़ेगा। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, ब्रह्म समाज के बारे में हमने आपको बताया था, अगर आप लोग रिवाइज किए हो तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, राजा राम मोहन राय ने। लेकिन उनके 2 अनुयायी थे शिष्य, जिसमें से एक केशव चंद्र भी थे केशव चंद्र, केशव चंद्र वगैरह। तो जब इन लोगों में मतभेद हो गया था इन दोनों में, तो इन्होंने एक अलग समाज बना लिया था ना ब्रह्म समाज में, एक अलग नाम हो गया था, 2 अलग नाम बना लिए गए थे ब्रह्म समाज से अलग। लेकिन अब क्योंकि यहाँ ब्रह्म समाज है, तो अब ये इसके अनुयायी थे, तो शामिल तो ये ब्रह्म समाज से ही है ना भाई। ब्रह्म समाज किसने बनाया? राजा राम मोहन राय ने। और ये शिष्य किसके थे? केशव चंद्र, ये राजा राम मोहन राय के। तो ऑब्वियस सी बात है किससे संबंधित हो गए? ब्रह्म समाज से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर आप चीजों को याद रखेंगे तो बना ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये था कि जब हम लोग ये देखते हैं तो मतलब कि जो केशव सेन है वो किससे रिलेटेड है? ब्रह्म समाज से। क्लियर हो गया? तो ए का हो गया 2, एक ऑप्शन सही हो गया सी वाला। ये जो आत्माराम पांडुरंग है ये एक्चुअल में एक समाज सेवी थे, और ये प्रार्थना समाज से ये जुड़े हुए हैं व्यक्ति, ठीक है। तो इसका बनेगा 2413, 2413। भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? देखो द्वैत शासन की प्रणाली 1919 में शुरू की गई। ये जब भारत शासन परिषद अधिनियम आएगा तो उसमें ये 1919 में ये आपका किया जाएगा द्वैत शासन। आपको पता है कि बंगाल में शुरू किया गया था बहुत पहले, लेकिन बाद में फिर खत्म कर दिया था, है ना। किसने शुरू किया था बंगाल में द्वैत शासन उस समय?
जो बक्सर की लड़ाई और उस समय वो था, कौन था गवर्नर अंग्रेज का? क्लाइव। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन, सौरभ रिपन, दुर्गेश रिपन, लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार अभी की बात की थी हम लोगों ने 1909 में, ये जो अभी हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था स्टूडेंट्स? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के समय? लॉर्ड कैनिंग। तभी तो इलाहाबाद में उसने घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था महारानी का कि जो शासन है वो अब कंपनी से सीधे ब्रिटिश के पास जाएगा। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। मतलब ये जो इसका रिजल्ट हुआ था, तो ये सत्ता किससे किसके हाथ में गई थी? तो आपको पता था कि वो जो घोषणा किया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से निकाल करके वो सत्ता किसको दे दी गई थी? ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो ब्रिटिश सम्राट को दी गई थी, ना कि ब्रिटिश सम्राट से ऑस्ट्रेलिया। मतलब ए ऑप्शन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो चीज लेकर के ब्रिटिश सम्राट को दे दी गई थी। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपकी हैं। ठीक है, इसको इतना हम लोग देखते हैं अभी, क्योंकि अब टाइम हो गया है, हमारा लेक्चर भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे। अभी हम इसको शेयर नहीं कर रहे शीट को, इसमें कुछ अपडेशन करना होगा, है ना। ये असल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शीट बनाई थी, बट थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, है ना। ये आपके एसएससी के अकॉर्डिंग है, ये स्टेट लेवल का नहीं है। ठीक है, ये केवल क्वेश्चन एसएससी के लेवल का है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है बनाने में, बट इसमें कुछ अपडेशन है और इसमें आंसर की भी नहीं है, जिस वजह से आप इसको दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए हम इसको कल तक भेज देंगे आपको। आज इसको हम अपडेट कर देंगे, फिर उसके बाद आपको कल शेयर कर देंगे या शाम तक शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू क्लास। ठीक है, चलिए।